आज हम स्टार्ट करने लगे हैं DPT-1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसमें से जो सबसे पहले आपको करना है वो है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो ये मैंने स्नेल से निकाल लिया अपर लिम्ब का पार्ट। तो इसमें से कौन से क्वेश्चन इस तरह के हैं जो MCQs के लिए हैं या शॉर्ट के लिए या लॉन्ग के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपके। ये हम स्टार्ट करें। सबसे पहले उन्होंने बताया पेक्टोरल रीजन और एक्जिला। इसमें सबसे पहले ब्रेस्ट का पार्ट आ जाता है। तो ये वाला सारा आपने क्वेश्चन एक रीड आउट करना है एज MCQs के लिए। नेक्स्ट इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी, लिम्फ ड्रेनेज भी, ये सारा MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट इसका अभी तक आया नहीं और ना ही लॉन्ग। शॉर्ट में हो सकता है आ जाए पर अभी तक आया नहीं। आप इसको MCQs के लिए ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे पास शोल्डर गर्डल आ गया है। तो शोल्डर गर्डल की आपको सारी पता होनी चाहिए। एनाटमी से मुराद आपको स्कैप्यूला की लोकेशन, स्कैप्यूला के सारे इंटीरियर और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, उसकी बोन का जो है ना सारा पता होना चाहिए। अपर लिम्ब के जितने भी बोन्स के पार्ट है, जिसमें स्कैप्यूला आ गई हमारे पास, क्लेविकल आ गई, फिर आगे ह्यूमरस, फिर फोर आर्म की रेडियस अल्ना आ गई और आगे फर्दर जो से हैंड की बोन्स है, सब की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और एनाटमिकल सारे उसका स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। बोर्ड में लिखने को नहीं आता है, ये वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, पर बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है मसल्स की अटैचमेंट का या फिर नर्व्स की सप्लाई का, आर्टरी की सप्लाई का, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो बोन्स इधर से आपने करनी है, मतलब उसके सारे पार्ट करने हैं बोन्स के। मतलब आपको पता होना चाहिए MCQs के पॉइंट से। तो जो इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है वो हमारे पास आ रहा है, ये एक्जिला का क्वेश्चन। तो एक्जिला आपने टोटल ही करना है। एक्जिला सबसे पहले एक्जिला की डिफाइन बतानी है, फिर उसकी जितनी भी वॉल्स है उसकी जो बाउंड्रीज बना रही है वो बताना है आपने, फिर उसकी सारे स्ट्रक्चर जो भी कंटेंट पास आउट हो रहे हैं वो बनाने हैं। बनाने से मुराद बताने हैं। डायग्राम तो कोई बनाता नहीं, अगर डायग्राम भी थोड़ी बहुत रिप्रेजेंट कर दे तो नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। बाकी एक्जिला की सारी वॉल करनी है, इंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल मीडियल जो भी हैं। आगे हमारे पास जो इसके सारे ही अपर लिम्ब के आपने वो क्या नाम है MCQs करने हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके क्वेश्चन आते हैं ना मसल्स के, वो आता है आर्म का कंपार्टमेंट कौन सा है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कौन सा है, एक्सटेंसर कौन सा है, फोर आर्म का फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या इंटीरियर कंपार्टमेंट, या फिर फोर आर्म का पोस्टीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन इधर लिखा है अपर लिम्ब का थोरैसिक वाल के साथ, तो इस तरह कोई भी नहीं आए हुए कि थोरैसिक वाल के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर आया कि थोरैसिक वाल के मसल्स करने हैं। ये सारा आपके पास इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट के लिए कभी वो ना, मतलब नेम लेके पूछ लेते हैं कि जो सा शोल्डर है उसकी अबडक्शन, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन कौन करवा रहा है, एडक्शन कौन करवा रहा है, इस तरह के आते हैं। तो जो मेन उसके मसल्स है ना वो हमारे पास आते हैं ये ह्यूमरस के। जैसे इन्होंने डेल्टॉइड लिख दिया, डेल्टॉइड है, सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, टीरिस माइनर, मेजर और सबस्कैपुलरिस। अब ये जो सा नीचे ये डेल्टॉइड को छोड़ के बाकी ये 5 है ना, ये एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन में हेल्प आउट होते हैं। तो जो इंटरनल रोटेशन के लिए हेल्प करता है वो सबस्कैपुलरिस है। बाकी जो 4 मसल है उसको सिट्स कहते हैं, SITS, सिट्स, वो इम्पॉर्टेंट है। इसको रोटेटर कफ के मसल भी कहते हैं, सिट्स को रोटेटर कफ के मसल कहते हैं। ये 4 मेन मसल हमारे रोटेटर कफ के, और रोटेटर कफ का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बहुत बार आया हुआ है। तो उसमें यही किसी को पता नहीं होता बास बच्चों को कि रोटेटर कफ होता क्या है। तो रोटेटर कफ के ये 4 मसल बताए हुए हैं, सुप्रा, इंफ्रा स्पाइनेटस, टीरिस माइनर और मेजर, ये उसके मेन मसल हैं। नेक्स्ट जो सा हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रही है एक्सिलरी आर्टरी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का और शॉर्ट के लिए भी।
ये आपने पूरे का पूरा ही करना है। इसको मतलब आप प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी की आपने डिफ़ाइन बतानी है, उसके ये जो मेन पॉइंट हो गए कि उसको क्या कवरिंग आ रही है, एक्सिलरी शीट बताइए। आगे उसकी फर्दर जो से स्ट्रक्चर के डिवीजन बताइए कि उसका फर्स्ट पार्ट एक्सिलरी का ये है, उसके आगे पीछे क्या है, फिर उसका सेकंड पार्ट में इंटीरियर या पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या जा रहा है, और थर्ड पार्ट पे। अक्सर इसके एमसीक्यूज़ में ना, अब मुझे याद नहीं है कि कौन से वाले पार्ट का आया था कि एक आर्टरी है, आर्टरी का नेम था कि वो कहाँ से अराइज कर रही है। तो इसी के स्ट्रक्चर में से देखे कुछ स्ट्रक्चर उसके पास कर रहे हैं, मतलब जैसे ये पहले का लिखा है इंटीरियर है, तो वहाँ से मेजर जो पैक्ट मेजर है वो पास आउट हो रहा है, स्पेलिक वेन जा रही है। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी इसी में से आते हैं एक्सिलरी आर्टरी के। नेक्स्ट जोन सा है उसके रिलेशंस, ये थर्ड का इधर स्टार्ट इन्होंने किया। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस बता दी हैं, तो ये ब्रांचेस वाला सिंपल शॉर्ट भी आता है कि एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस बताएं। तो ये इधर 4 लिखी हुई हैं। हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी, और हो गई थोरैकल, और ये भी बताया हो कि किस पार्ट से निकल, फर्स्ट से निकल रही है, सेकंड से निकल रही है, फिर उसकी टर्मिनल जो भी थर्ड ब्रांच से निकल। ये सारा एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सिलरी वेन नहीं आया अभी तक क्वेश्चन कोई, तो एक इसका इम्पोर्टेंट है एक्सिलरी वेन जब डैमेज, सॉरी वेन कह रही है, एक्सिलरी नर्व जोन सी है वो जब कट ऑफ होती है, तो सबसे मेन हमारा जो मसल डैमेज, मतलब मसल का जो फंक्शन लॉस्ट होता है ना, वो डेल्टॉइड का जाता है। डेल्टॉइड को सप्लाई कर रही है हमारे पास जो सी एक्सिलरी नर्व। नर्व की इधर बात कर रही है, आर्टरी या आपने सारी करनी है। नर्व का अभी तक कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि एक्सिलरी नर्व पे नोट लिखे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद डायग्राम। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के नंबर नहीं मिलेंगे। मेन जो इसका है ब्रेकियल प्लेक्सिस की आपने डायग्राम बनानी है, और डायग्राम के ऊपर जब आप रिप्रेजेंट करते हो ना उसके जो भी ये अपर मिडल और लोअर पार्ट को, फिर उसके आगे कॉर्ड्स को, डिवीजन्स को, ट्रंक को जब डिफाइन उसकी डायग्राम के ऊपर ही करते हो, तो इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये सारा ही हमारे पास आ गया, उसका शॉर्ट भी, शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने पूरा ही रीड आउट करना है, पढ़ना है, याद भी करना है। एमसीक्यूज़ इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके ये रूट्स में से आ जाता है, इसकी ये जो उनसे क्या नाम है लाइंस है ना बुक की, इसी में से वो एमसीक्यूज़ बना के देते हैं। ये सारे का सारा हो गया हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस ही है। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की एक शॉर्ट समरी उन्होंने बता दी है कि कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है मेन मसल्स के बारे में। तो मसल्स के हवाले से ये एमसीक्यूज़ के लिए पूरा चैप्टर, सॉरी पूरा टेबल एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसकी डोर्सस कैप्युलर नर्व है तो किसको सप्लाई कर रही है जी, माइनर, मेजर और लिवेटर स्कैप्यूले को। अब इधर ही लिखा होगा कि डेल्टॉइड को जो सी मेन करती है, ये एक्सिलरी नर्व ये लिखी है, देखिए आगे लिखा है कि मेन डेल्टॉइड और टीरिस माइनर मसल को ये देती है सप्लाई। तो डेल्टॉइड का मेन फंक्शन जाएगा, टीरिस माइनर एक असिस्टेंस के तौर पे, इसका जो मेजर है ना टीरिस मेजर, वो फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई सारी ये जो सी नर्व्स हैं उनके रूट आ गए हैं। तो नर्व के जो रूट हैं, अब इसमें ये लिखा हुआ है लिम्फ नोड ऑफ एक्जिला, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए सारे लिम्फ नोड ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्किन जोन सी है, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बैक एंड द स्कैपुलर रीजन, इसका स्किन का आ गया। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए पेज करें। ये हमारे पास रोटेटर का जो मैंने पहले ही बता दिया कि इम्पॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये मैंने सिट्स भी लिखा हुआ है SITS, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और क्या नाम है सबस्कैपुलरिस, हमारा जो मसल है मेन। 3 जो उनसे नीचे वाले मसल है वो करवाते हैं हमारी एक्सटर्नल रोटेशन,
लैटरल रोटेशन भी कह सकते हैं, या फिर सब कैपिलरीज जो सी वो मीडियल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए था कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस है क्या, या इसमें से स्ट्रक्चर कौन से पास हो रहे हैं। अगर नर्व्स स्टार्ट हो रही हैं तो जो नर्व्स में हमारे पास इम्पोर्टेंट आ रही है नर्व्स वगैरह, वो हमारे पास है अल्ना नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व। ये 3 नर्व आपने शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लें। अभी तक आया तो नहीं क्वेश्चन, पर इसका रूट आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो सी सबस्कैपुलर नर्व है, इसका सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये किसको मतलब सप्लाई कर रही है। एक्सिलरी नर्व का भी, नेक्स्ट उसके ब्रांचेस का भी, आर्टीरियल एनास्टोमोसिस ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आप रीड आउट कर लेना कि शोल्डर के जो जॉइंट है उसके अराउंड कौन सा हमारे पास एनास्टोमोसिस कहते हैं, आर्टरीज का जो जाल बनता है ना सप्लाई का, वो किस तरह बन रहा है। ठीक हो गया। एक पेनफुल आर्क एक क्वेश्चन है, वो मुझे लगता है आप लोगों का इधर नहीं होगा ना, आपके सिलेबस में होगा। वो वैसे डेल्टॉइड की ना पेन देखने के लिए होता है कि डेल्टॉइड की अगर रेंज अबडक्शन करवाते हैं हम आर्म की अबडक्शन करवाते हैं, जिसमें हमें एक रेंज पता चलती है कि आई थिंक ये इसी का लिखा हुआ है, ये बरसा का लिखा हुआ है, सब एक्रोमियल बरसाइटिस का, कि इतनी रेंज में जी पेन आती है। ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है कि रेंजेस दोनों लिख दी जाएँ। 50 डिग्री से लेकर 130 डिग्री के दरमियान अबडक्शन की अगर पेन है तो कौन सा सिम्टम, मतलब किसके पैथोलॉजी के चांसेस है, तो सब एक्रोमियन बर्साइटिस। इसी तरह डेल्टॉइड का पेन आर्क का क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज, जिसमें वो कहते हैं कि इतने लेवल से जब ऊपर जाता है ना हाथ, आई थिंक 90 to 120 डिग्री है वो, अगर लिखा हुआ तो मैं दिखाती हूँ। 90 to 120 डिग्री के दरमियान अगर पेन आ रही है तो ये एग्जैक्ट डेल्टॉइड का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सा आ रही है, ये हमारे पास आ गया स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये आप एज अ शॉर्ट कर लो, अभी तक ये बोर्ड के पेपर में आया नहीं हुआ, पर ये आपको करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि कोई कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक पेपर में इस तरह हो जाता है कि कोई ना कोई अजीब सा सवाल उठा के दे देते हैं। गो थ्रू किया होना तो बंदा थोड़ा बहुत लिख ले। तो सबसे पहले हमने हर क्वेश्चन, हर ज्वाइन की ना 4-5 बातें हमने सब में लाजमी लिखी है कि उसकी आर्टिकुलेशन किस तरह, किधर से बन रही है, किसके साथ मतलब वो आर्टिकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट उसकी टाइप बता देनी है, उसके लिगामेंट बताने हैं, उसकी आपने नर्व सप्लाई बता देनी है, मतलब उस मतलब एरिया को, अगर मसल्स का भी उधर कोई जॉइंट के मतलब सराउंडिंग अटैचमेंट है तो मेन आपने वो बता देनी है। और उसका लास्ट में उसकी मूवमेंट्स ज़रूर बतानी है। अगर मूवमेंट के साथ अगर आप उसका मसल का नेम लिख दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब जितने भी जॉइंट हैं अपर और लोअर के, सबका इस तरह ही करना है। तो अपर में जो उनसे इम्पोर्टेंट आ रहा है ना जॉइंट, वो हमारे पास सबसे पहले आता है शोल्डर जॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर लिहाज से आपने वो शोल्डर जॉइंट, और उसके बाद आता है एल्बो जॉइंट। रिस्ट जॉइंट कभी नहीं आया ना, वो रिस्ट जॉइंट का इस तरह मतलब पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास आ गया शोल्डर जॉइंट। तो ये एज इट इज़ आपने सारा ही इसका करना है। उसकी आर्टिकुलेशन बतानी है, टाइप बतानी है, बॉल एंड सर्कल जॉइंट है, मल्टी एक्सियल जॉइंट भी इसे कहते हैं। ये इधर लिखा नहीं हुआ कि मल्टी एक्सियल का मतलब कि मल्टी डायरेक्शन, मतलब हर तरह की वो सर्कमडक्शन में मूवमेंट देता है ना, तो मल्टी एक्सियल आता है। तो लिगामेंट भी आपने सारे के सारे करने हैं। एक्सेसरी लिगामेंट आप किसी का भी ना करें, सिर्फ जो मेन लिगामेंट बताएं आप वो कर लो। और फिर नेक्स्ट जो सा हमारे पास आ जाता है वो है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये भी ना करो, सिर्फ उस आपको बर्सा का सेपरेट पता होना चाहिए कि ये वाले बर्सा इस जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है, उसको कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए, रिड्यूस फ्रिक्शन करने के लिए। तो एज अ बर्सा का आप क्या नाम है हेडिंग दे के ना उसमें आप लिख देना। नेक्स्ट नर्व सप्लाई आपने ज़रूर लिखना है। और
वही एंड पे बात आ गई कि आपने मूवमेंट सब की ही लिखनी है। ये हमारे पास नीचे मूवमेंट्स लिखी हुई हैं जिसमें इसकी सारी ही आती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, ओवरऑल जो मूवमेंट होती है। तो ये सारा आपने करना है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारे विद नेम, क्या नाम है, मसल्स के नेम के साथ। आगे हमारे पास ये वाला जो सा स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है, ये हमारा रिदम भी कह ले, मैकेनिज़्म कह ले, ये हमारा ज़रूरी है वाइवा के पॉइंट के लिए। और अभी तक आया हुआ है, वैसे आया हुआ, मुझे याद आ गया कि ये लास्ट काफ़ी मतलब पास्ट पेपर जो स्टार्टिंग पे थे, आई थिंक 2015-14 का होगा, उसमें आया या उससे पहले का, उसमें ये स्कैपुला ह्यूमरल रिदम कह ले, मैकेनिज़्म, ये आया हुआ इन दोनों के वर्ड से कि इतनी हम स्कैपुला की मूवमेंट कर रहे हैं, मीन्स के हमने शोल्डर की मूवमेंट करनी है। ये लिखी हुई है अंदर के 2 डिग्री अबडक्शन हमने शोल्डर की, तो 1 डिग्री मूवमेंट रोटेशन होगी स्कैपुला के ऊपर। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई अपर उसकी स्किन, फेशियल, सारा एमसीक्यूज़ के लिए करना है। सारी उसकी सुपरफिशियल वेन्स, नर्व्स, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे फेशियल कंपार्टमेंट, अपर आर्म, फेसिकल कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं, ये हमारे पास भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी आपने ये सारा एमसीक्यूज़ के लिए करना है। आगे हमारे पास स्टार्ट होने लगे हैं उसके मसल्स, तो मसल्स में सबसे पहले वही आ गया आर्म के आर्म का ना पूरा ही आएगा, आर्म के इतने ज़्यादा कोई नहीं है, वो अगर शॉर्ट आया तो शायद एक एक करके पार्ट आ जाए, अगर पूरा आएगा ना लॉन्ग में तो पूरा ही आना है। इंटीरियर कंपार्टमेंट और इसका पोस्टीरियर, इसका कोई लैटरल मीडियल कंपार्टमेंट नहीं होता। नेक्स्ट यही जो इसकी लिखी है, देखें ब्रेकियालस की, शायद मैंने कल सेकेंड ईयर में बात की है कि ब्रेकियालस का एमसीक्यूज़ बड़ी दफ़ा है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व तो लिख कर रही है ना, पर थोड़ी सी इसको सप्लाई रेडियल नर्व से भी जाती है, ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है। तो इस तरह ना जब आप पीछे से सारा स्ट्रक्चर, इधर मेन तो आपने एक एक नर्व ही करनी है, अगर जब पीछे से स्ट्रक्चर पड़ा होता है ना नर्व की सप्लाई का, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के ट्रंक रूट कॉर्ड्स वगैरह सारे, उसमें आपके मेन एमसीक्यूज बनते हैं। उधर से ही डिफाइन करके लिखा होता है कि इसने मतलब इस मसल को इतनी इतनी सप्लाई गई हुई है, इधर से मेन लिख देते हैं। अगर वही ब्रेकियल आर्टरी है तो एज अ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये बताया हुआ है एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो, एल्बो का कोई नहीं आया अभी तक क्वेश्चन। अगर जो एल्बो के लिगामेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी। अभी मैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ही है आर्म का, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन आ गया क्यूबिटल फोसा का, जो आया हुआ है बहुत बार पेपर के अंदर। अपर लिम्ब के अंदर क्यूबिटल फोसा, लोअर लिम्ब के अंदर फीमोरल ट्राइंगल, ये वाले क्वेश्चन आते हैं इतने। क्यूबिटल फोसा का आपने सबसे पहले बताना है, उसकी लोकेशन बता देनी है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, फिर उसकी बाउंड्रीज बतानी है, फिर उसके कंटेंट बता देने। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर क्यूबिटल फोसा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ गई आर्म की बोन्स, रेडियस, अल्ना, उसकी सारी आपको एनाटमी पता होनी चाहिए, किधर कौन सा नॉच बनी हुई है या फिर कौन सा उसका स्टाइलाइड प्रोसेस है, ये सारा कुछ। ये रेडियस होगी, क्या नाम है, अगर इधर से करनी है बोन्स की एनाटमी तो इधर से कर लें, वैसे अच्छा इधर से ही है क्योंकि एमसीक्यूज़ ज़्यादातर इसी बुक की वर्डिंग से आए हुए हैं, या फिर जो बीडी की बुक है उधर से करनी है उधर से कर लो। आगे ये जो फ्रैक्चर्स हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, रेडियस के और अल्ना के फ्रैक्चर्स बताए हुए हैं, मीन्स के ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। काफ़ी बार ना ये वाला कूलिस और स्मिथ फ्रैक्चर में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है करना आपके लिए। कूलिस और स्मिथ फ्रैक्चर दोनों में रेडियस ही फ्रैक्चर होती है, रेडियस का डिस्टल जो हेड है ना वो वाला इसका फ्रैक्चर होता है।
एक में वो अपवर्ड मूव कर जाती है और एक में डाउनवर्ड मूव कर जाती है। तो इसमें बस यही बताया हुआ है, विद डायग्राम उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया, तो एमसीक्यूज़ के लिए कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास जून सी है, ये भी सारे हमारे पास बोन्स की इंजरी लिखी हुई है, हैंड की बोन्स की। तो ये सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, ये करने ज़रूरी होते हैं। और ये वॉकमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर भी बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट और क्या हमारे पास है, इंट्रोशिया मेम्ब्रेन का कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक आया हुआ। कार्पल टनल पता ही होगा सबको, कार्पल टनल क्या होती है। सबसे पहले उसकी डिफाइन लिखनी है, फिर उसकी स्ट्रक्चर सारा बताना है। कार्पल टनल की सराउंडिंग हम देख रहे थे, कार्पल टनल सिंड्रोम का सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो इसमें सबसे पहले आपने कार्पल टनल सिंड्रोम की सारी ही मतलब डेफिनेशंस बतानी है उसकी, फिर कंटेंट बताने हैं, उसमें से क्या पास आउट हो रहा है, वो किस तरह कार्पल टनल बन रही है, उसमें से कौन सी उसकी क्लिनिकल एनाटमी आती है, क्लिनिकल नोट्स आते हैं, वो आपने ज़रूर लिखना है। तो वो मेन उसकी मीडियन नर्व की कंप्रेशन आती है, बाद में उसकी आपने प्रेजेंटेशन अगर मतलब जो सी नर्व की कंप्रेशन पे हैंड का सिम्टम आता है ना, और जैसे क्लॉ हैंड, तो शायद आई थिंक अल्ना नर्व का इसका एप होता है, या मैं देख के बता देती हूँ, एप है या क्लॉ है जो भी, वो आप लिख दो ना कार्पल टनल के अंदर, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब एक अच्छा व्यू बन जाता क्वेश्चन का। ये हमारे पास आ गए फोर आर्म के मसल्स, तो ये आपने सारे ही करने हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट का, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का और लैटरल इसका कंपार्टमेंट, आई थिंक लैटरल भी है, जो ना चीज़ें आगे पीछे हुई। हाँ जी, लैटरल कंपार्टमेंट है और लैटरल में सिर्फ दो ही मसल्स हैं, तो ये शॉर्ट में आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड के अंदर ना, लैटरल कंपार्टमेंट और फोर आर्म आप। तो ये आपने सारे के सारे ही कंपार्टमेंट करने, टेबल कर लें, इधर से करने की इतनी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब टेबल कर लेते हैं। स्नैप बॉक्स जोन सा है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि इसमें से स्नैप बॉक्स में कौन कौन से हमारे पास वो बन रहे हैं। स्नैप बॉक्स होता कहाँ है, हमारे थंब के पास होता है। और सेकंड ये कि इसका जो बाउंड्रीज है वो कौन कौन सा हमारा मसल्स बना रहा है, तो इसमें लिखा है एक्सटेंसर पॉलिसीज, अबडक्टर पॉलिसीज, और एक और था इधर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये तीन मसल बनाए, तो ये वाला एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आया हुआ है स्नैप बॉक्स का, तो ये वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं स्नैप बॉक्स है किधर है, या इसको स्नैप बॉक्स क्यों कहते हैं। तो स्नैप बॉक्स इसको इसलिए कहते हैं कि नुस्वार का सबको पता होगा, एक चीज़ होती है खाने वाली नुस्वार, उसको ये थंब के पास जो सा थंब को जब हम एक्सटेंड करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनता है, उसके अंदर ना डाल के तो वो स्नफ करते हैं। स्नफ का मतलब क्या है, सूंघना, तो इसके अंदर डाल के सूंघते हैं, इसलिए इसको स्नफ बॉक्स कहते हैं। ये वाइवा के लिए था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास टेनिस एल्बो, ये लिखी हुई है क्लिनिकल एनाटमी कि टेनिस एल्बो होता क्या है, तो ये लैटरल एपिकोंडालाइटिस की वजह से होता है और टेनिस प्लेयर्स के अंदर होता है। इसी तरह जो मीडियल एपिकोंडालाइटिस होता है वो गोल्फर्स के अंदर होता है। ये सारे हमारे पास वो ही डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है, मतलब जो उनसे बॉक्स के अंदर है ना उसी को लिखा है, बॉक्स आप कर लो, बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास आ गया ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तो ये पोस्टीरियर को हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और फोर आर्म भी कहते हैं, तो ये आपने सारे का सारा ही करना है। द पाम ऑफ द हैंड आगे, उसकी नेक्स्ट स्किन वगैरह आगे, तो ये आप इसमें से क्या क्या करना है, इसमें से वही आके हमारे पास पाल्मर एपिन्यूरोसिस अभी तक आया नहीं है, एमसीक्यूज के लिए आप देख लेना, जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। आगे जो हमारे पास आ रहा है वही कार्पल टनल जो सही है वो इधर लिखा हुआ है, मतलब मेन तो पीछे
बस उसके एक शॉर्ट सा इंट्रो दिया था ना, ये मेन सारा उसका लिखा हुआ है, आपने इसका या फिर स्लाइड से कर लो। इधर सिर्फ ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया, तो इस तरह अपना बोर्ड में लिखना है, इसके कोई इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप उसको सेपरेट सेपरेट करके लिखो ना कि कार्पल टनल है क्या, बनी किस तरह, स्ट्रक्चर कौन से पास आउट हो रहे हैं, कंटेंट क्या है, तो फिर आपको ज़्यादा नंबर मिले। फिर उसकी एंड पे कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं और उसकी फिजियोथेरेपी। वैसे फिजियोथेरेपी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं इस लेवल पे अभी, क्योंकि आप एनाटमी का पेपर दे रहे हो, तो सिर्फ एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी सिम्टम्स जो प्रेजेंटेशन आती है कार्पल टनल की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइनोवियल फ्लेक्सर शीट, और ये होगी फिब्रोसिस शीट। तो ये आप सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए करो, ये भी सारा पेज एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रिगर थंब का भी एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि ट्रिगर थंब क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है मसल्स ऑफ द हैंड। तो मसल्स ऑफ द हैंड भी एक बार क्वेश्चन आया, तो ये आप कर लेना दोनों बॉक्स ही। स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड मतलब ये टोटल उसका कंटिन्यू पार्ट ही इसका इतना लंबा लिख दिया है, तो ये सेपरेट सेपरेट करके भी ये पाम के लिखे हुए हैं, ये पाम के एरिया के लिखे हुए हैं, और ये वाले जोन से ये थंब के सेपरेट लिखे हैं और फिंगर के लिखे हैं, तो ये सेपरेट लिखे हुए हैं। शॉर्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन। नर्व कह रही हैं, आर्टरीज आगे स्टार्ट हो गए हैं, तो आर्टरी में अनर आर्टरी है, इसकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, ये इतना लंबा कोई नहीं है, तो इसलिए आपने कर लेना है इसको, छोड़ना नहीं। जब आप इसकी करते हो ना मतलब मसल्स की सप्लाई, तो उसमें ही आपकी आर्टरीज भी याद हो जाती है। साथ साथ देख लेते हैं आगे क्या बताया हुआ है। आर्टरीज रेडियल आर्टरी की सब मतलब आगे क्या फर्दर उन्होंने ये सारे आपने अब एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है करने पड़ेंगे। नर्व्स ऑफ द पाम, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व, तो ये आपने इसके सारे आपने कर लेनी है कि मेन उसकी क्या बात है कि नर्व जो सी मीडियन नर्व कौन सी कॉर्ड से निकली है, उसकी ब्रेकियल प्लेक्सिस की सबसे पहले वो इधर बता दें। फिर मीडियन नर्व का मेन जो एरिया है कंप्रेशन का है, ये उसकी मेन फोकस इंपॉर्टेंस जो है वो बता दी, कार्पल टनल है। फिर उसकी मस्कुलर ब्रांच बता दी, कौन से मसल को दे रहे हैं, ये भी आप टेबल में याद कर लोगे। क्यूटेनियस ब्रांच भी आप नर्व उसकी जिसने डर्माटोम पढ़े होंगे ना, डर्माटोम है हमारे डीपीटी 1 के एनाटमी के सिलेबस के अंदर, तो डर्माटोम में हमारी ये क्यूटेनियस ब्रांचेस कवर हो जाती हैं अगर किसी ने अच्छे से याद किया हो। तो डर्माटोम जिसको नहीं ना आती उसकी क्या नाम है, आगे जाके पोजीशनिंग करना बड़ा मुश्किल होगी। डर्माटोम आदि चीज़ें कवर हो जाती है जब हमें डर्माटोम से पता चल जाता है कि नमनेस आ रही है, पेन आ रही है, तो आया स्किन सरफेस की पेन है कि मसल्स की मूवमेंट। फिर फर्दर उसको इवेलुएट करने के लिए मसल का करवाते हैं, मसल एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो आप सेकेंड ईयर के अंदर देख लोगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के होते हैं। नेक्स्ट ये जो सी लिखी हुई है फेसिकल स्पेस ऑफ द पाम, तो ये तीनों की तीनों करनी ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के लिए, जिसमें सबसे पहले आगे थिनार स्पेस क्या होती है, मिड प्लेनर पाल्मर स्पेस कौन सी है, लम्ब्रेकल किनाल क्या होती है, ये सब की सब आपने करने। आगे लिखी है पल्प स्पेस ऑफ द फिंगर्स, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। एक दफ़ा जब आपने पढ़ा होगा ना तो आपको फिर याद रहता है। नेक्स्ट हमारे पास अपर लिम्ब का जो फोर आर्म के सराउंडिंग जॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। मैलेट फिंगर आपने ज़रूर करनी है एमसीक्यूज़ के लिए, और बोटिन नियर्स डिफॉर्मिटी ये भी करनी है एमसीक्यूज़ के लिए, ये टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्बो जॉइंट है, वही आर्टिकुलेशन आपको सबको पता होगी, देखने से पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आर्टिकुलेट साथ कर रही हैं। नेक्स्ट उसकी टाइप क्या है, कैप्सूल ना भी करें तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट उसके लिगामेंट्स आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, फिर उसकी नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए, उसकी मूवमेंट्स पता जाए। तो मेन दो ही मूवमेंट है उसकी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन।
इम्पोर्टेंट रिलेशंस आते तो नहीं, अगर लॉन्ग में इसका आ जाए ना तो आपने रिलेशन आपने ज़रूर लिख देने हैं, अगर शॉर्ट में है तो इतना ही मूवमेंट तक काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो रेडियो अल्नर जॉइंट है, रेडियो अल्नर या प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर और डिस्टल, तो ये एज MCQs आप लोगों ने कर लेना सारा ही, इसकी मूवमेंट टाइप्स या जो भी है सारा कुछ। MCQs के लिए ये रिस्ट ज्वाइंट है जिसे सेकंड नेम कहते हैं रेडियो कार्पल ज्वाइंट, तो ये भी अभी तक नहीं आया हुआ बोर्ड के अंदर, नहीं आया। शॉर्ट के आने के चांसेस है कि रिस्ट ज्वाइंट का या रेडियो कार्पल ज्वाइंट क्या है, या इसकी मूवमेंट जो सी रेडियल डेविएशन या अल्नर डेविएशन हो, उसमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व है, ये आपने ज़रूर कर लेना है। ज्वाइंट ऑफ द हैंड एंड फिंगर्स, ये आपने MCQs के लिए सारा करना है। इंटरकार्पल ज्वाइंट्स टाइप्स के, आर्टिकुलेशंस के और लिगामेंट कौन से। नेक्स्ट हमारे पास आगे कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ द थंब, इसकी भी जैसे ये इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आर्टिकुलेशन टाइप कैप्सूल, ये सब के हमने करने हैं। वो चाहे हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट है, रेडियो कार्पल ज्वाइंट जो पीछे है, या जो हमने ये स्टार्टिंग पे हैंड वाला पढ़ा है इंटरकार्पल ज्वाइंट, ये वाला हो गया। नेक्स्ट इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट, ये सारा कुछ आपने ज़रूर करना है। ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इन्होंने सारी पोजीशनिंग बता दी है, तो इधर से पोजीशनिंग को हाईलाइटेड करके मतलब एक दफ़ा रीड आउट करके साथ ही डायग्राम के ना आप लिख लो कि ये मतलब फ्लेक्शन ऑफ द थंब है तो कौन सा मसल करवा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द थंब है तो कौन सा करवा रहा है, अबडक्शन एडक्शन है, ओपोनेंस है तो कौन सा मसल करवा रहा है, तो साथ साथ लिख लोगे ना, तो फिर जब पेपर की तैयारी में इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट फिगर देखी, पॉइंट देखे और साथ आपको मसल्स के नेम भी याद होगी। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट अपर लिम्ब तो कंप्लीट हो ही गया है हमारे पास, ठीक हो गया। अपर लिम्ब हमारे पास सारा ही लग रहा है कंप्लीट है जी, कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास ऐसा जो उसकी सरफेस एनाटॉमी है, तो जिसने पीछे से सारा पढ़ा होगा ना उसको सरफेस एनाटॉमी भी आएगी। सरफेस एनाटॉमी में ये एक मुझे पॉइंट नज़र आया जिसे कहते हैं एंगल ऑफ लुईस, ये इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए। सीफी स्टर्नल ज्वाइंट क्या होता है, कोस्टल मार्जिन कहते हैं, किसको ये नहीं पता होता है कि कोस्टल मार्जिन होता है क्या, जिस सबसे एंड वाली रिब्स है ना 11 12 तो फ्लोटिंग रिब्स है ना, उससे अपर जोन सी है, जोन सी 10 हमारे पास आती है, 10 9 8 7, वो जब कंबाइन करके ऊपर जाकर स्टर्नम के साथ अटैच होती है। इधर पता नहीं डायग्राम अभी इधर लिखी है, नहीं डायग्राम नहीं है, आप नेट से देख लो। ये जब जाकर ऊपर स्टर्नम के साथ लगती है ना, तो एक ये जो नीचे से ऊपर कर्व का एंगल बनता है, तो इस एंगल को कहते हैं कोस्टल मार्जिन या कोस्टल एंगल भी इसे कहते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन MCQs के लिए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। डेल्टोपेक्टोरल ट्राइंगल भी MCQs के लिए कि ये है क्या, पीछे भी इसका डेल्टोपेक्टोरल का बताया होगा। ये हमारे पास सारी ही कंप्लीट हो गई है। ये जस्ट सरफेस एनाटॉमी रीड आउट करनी है, तो आप मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन सबको रीड आउट कर लेना। ये हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी आपने सारी की सारी करनी है, जिसमें मेन ब्रेकियल प्लेक्सिस की 2 इंजरी लिखी है, एक ऑफ डुचेन पैरालिसिस या पालसी लिखा हुआ है और क्लम्प्स पालसी, तो ये दोनों आपने कर लेनी है। आई जो बोर्ड के अंदर अभी तक तो कोई नहीं आई हुई, जब हायर लेवल मतलब आप फर्दर आगे DPT के ईयर्स में जाते हो ना, वहाँ पे आती है आई थिंक 4th ईयर के अंदर ये अर्ब्स डुचेन पालसी वाले। एज MCQs आपने सारा करना है MCQs के लिए। और एलन से टेस्ट बताया हुआ है ब्रेकियल प्लेक्सिस की कंप्रेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट ये डर्माटोम्स बता दिए हैं कि कौन कौन सी डर्माटोम किस चीज़ को सप्लाई है, रिस्ट ड्रॉप क्यों होता है, ये लिखा हुआ है मीडियन नर्व की पालसी, तो ये हमारे पास ये आपने उसकी लिखनी है, उसके अंदर क्या नाम है, कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ लिखनी है। ये हमारे पास अल्नर नर्व की है और ये मीडियन नर्व की, एक में ये क्लॉ हैंड है, ये MCQs आता है। और ये वाला हमारे पास है
एप हैंड, APE एप हैंड इसे कहते हैं। बस कंप्लीट हो गया हमारे पास अपर लिम।